हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 7 अगस्त के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में कौन भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया? तो ये चुनी गई हैं मनु भाकर। और जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी उसमें ध्वजवाहक थे पीवी सिंधु और शरत कमल। पेरिस ओलंपिक 2024 में 100 मीटर स्पर्धा किसने जीती? तो ये जीती है नो लाइल्स ने। इनका संबंध है अमेरिका से और इन्होंने 100 मीटर स्प्रिंट लगाया 9.784 सेकंड में। और जो दूसरे नंबर पे रहे के थॉमसन, इनका संबंध है जमाइका से और इन्होंने अपनी रेस कंप्लीट की 9.789 सेकंड में। इनके बीच में मात्र 0.005 सेकंड का अंतर था। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है 7 अगस्त को। पहली बार मनाया गया था 2015 में। और इस बार राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर एक पखवाड़ा प्रदर्शनी का भी आयोजन हुआ है जिसका नाम है विरासत। कहां पर? दिल्ली में। ये भी याद रखना, दिल्ली में जो दिल्ली हाट है वहां पर विरासत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का आयोजन कौन सा मंत्रालय करता है? तो वो करता है कपड़ा मंत्रालय। हमारे कपड़ा मंत्री कौन है? तो वो है गिरिराज सिंह। बीएसएफ यानी कि सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त पदभार किसे दिया गया? तो ये दिया गया है दलजीत सिंह चौधरी को। और दलजीत सिंह चौधरी अभी सीमा सशस्त्र बल के डीजीपी हैं। और बीएसएफ कब बना था? बीएसएफ बना था 1965 में। और यह हमारे गृह मंत्रालय के अंडर काम करता है। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर हुआ? तो यह हुआ है नई दिल्ली में। हाल ही में किस शैक्षणिक संस्थान ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है निवाहिका? तो ये किया है एनआईटी कैलीकट ने। और भारत में टोटल 31 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैं। और आईआईटी कितने हैं? तो वो हैं 23। भारत और रूस की नौसेना ने एक युद्ध अभ्यास किया है एमपीएक्स, मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज। इसमें भारत के किस जहाज ने हिस्सा लिया? तो ये लिया है आईएनएस तबर ने। यामिनी कृष्णमूर्ति का देहांत हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? यामिनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी की एक्सपोनेंट थी। इनका संबंध था नृत्य से और इनको 2016 में पद्म विभूषण भी मिला था। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध था आंध्र प्रदेश से। नासा अभी एक मिशन करेगा अक्टूबर में एक्सियोम 4। इसके लिए टोटल 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है। इसमें से 2 भारतीय हैं, शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्णन नायर। और शुभांशु शुक्ला ये प्राइम एस्ट्रोनॉट होंगे। ये भी याद रखना, प्राइम एस्ट्रोनॉट होंगे शुभांशु शुक्ला। और ये मिशन है नासा का। नासा कब बनी थी? 1958 में, 29 जुलाई 1958 को। और अभी इसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? तो वो है बिल नेल्सन। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फिजी सरकार ने फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑर्डर ऑफ द फिजी दिया? तो ये दिया है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। पहली कौन थी? प्रतिभा पाटिल। और ये हैं फिजी के राष्ट्रपति जिनका नाम है विलियम कैटोनी वीरे। तो आंसर है इसका द्रौपदी मुर्मू। और बात करें अगर फिजी की, तो फिजी की कैपिटल है सुआ और यहां पर मुद्रा चलती है फिजियन डॉलर। और आपको बता दूं, फिजी में बहुत सारे हिंदू लोग भी रहते हैं। अगर हिंदू लोगों की परसेंटेज देखें तो परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा हिंदू हैं नेपाल में, दूसरे नंबर पे हैं भारत में, तीसरे नंबर पे हैं मॉरिशस में और चौथे नंबर पे हैं फिजी में। तो ये भी याद रखना। और आपको बता दूं, जब हमारे ऊपर अंग्रेजों का राज था उस टाइम भारत के बहुत सारे श्रमिकों को फिजी में ले जाया गया था एक एग्रीमेंट के तहत जिसका नाम था गिरमिटिया। और भारतीय मजदूरों को बोला जाता था गिरमिट। और इन मजदूरों के जो बच्चे हैं इनकी जनरेशन आज भी वहां पर है। फिजी सरकार गिरमिटियों के योगदान के लिए
एक गिरमिट डे भी मनाती है। गिरमिट डे, फिजी सरकार गिरमिट डे मनाती है 14 मई को, ये भी याद रखना। तो आंसर इसका द्रौपदी मुर्मू। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में सैन्य शासन यानी कि मिलिट्री रूल लागू हुआ? तो ये हुआ है बांग्लादेश में। जैसा कि आपको पता है, बांग्लादेश के युवाओं ने जॉब कोटा को लेकर बहुत सारे वॉयलेंट प्रोटेस्ट किए थे पीएम के खिलाफ, पीएम हाउस में भी घुस गए थे। तो पीएम शेख हसीना को रिजाइन देकर देश छोड़कर भागना पड़ा। बांग्लादेश के आर्मी चीफ कौन है? वो अभी थोड़े दिन पहले ही बने थे, वाकर उज़्ज़मान, इनका भी नाम याद रखना। और ये है शेख हसीना, इनकी पार्टी है अवामी लीग। और इनके जो पिताजी थे शेख मुजीबुर रहमान, उनको फादर ऑफ बांग्लादेश भी बोला जाता है। और उनका एक और नाम है बंग बंधु, उनको बंग बंधु भी बोला जाता है, शेख मुजीबुर रहमान को। और बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था। 1971 में पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था बांग्लादेश। हाल ही में आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट की 5वीं मीटिंग की मेजबानी कहां पर हुई? तो ये हुई है आसियान के सचिवालय जकार्ता में। आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन कब बना था? ये बना था 1967 में, हेडक्वार्टर है जकार्ता में और मेंबर कंट्री हैं 10। और अभी इसके एसजी कौन है? तो वो है काओ किम होरन। और आसियान का अभी चेयरमैन कौन सा देश है? तो वो है लाओस, ये भी याद रखना। तो आंसर इसका जकार्ता। हाल ही में साउथ अफ्रीका T20 लीग के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो ये बने हैं दिनेश कार्तिक, ब्रांड एम्बेसडर बने हैं दिनेश कार्तिक। साउथ अफ्रीका T20 लीग, इसका पहला एडिशन हुआ था 2023 में। टोटल 6 टीम हैं और ये सारी 6 टीम जो आईपीएल की फ्रेंचाइजी हैं उनकी है, उन्होंने ओन कर रखी है, यानी कि उन्होंने खरीद रखी है। और साउथ अफ्रीका लीग के अभी तक 2 संस्करण हुए हैं, पहला हुआ था 2023 में, दूसरा हुआ था 2024 में। तो आंसर इसका दिनेश कार्तिक। हाल ही में किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी ने हरित हाइड्रोजन ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया? तो ये क्या, हिंदू कॉलेज ने 4 दिवसीय प्रोग्राम लॉन्च किया है हिंदू कॉलेज ने। हिंदू कॉलेज कब बना था? 1899 में और ये डीयू के अंडर एफिलिएटेड है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी बनी थी 1922 में। दिल्ली यूनिवर्सिटी बाद में बनी थी, इससे पहले बना था हिंदू कॉलेज। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे 2 बंदे, कृष्णदास और पंडित दीनदयाल शर्मा। तो ये भी याद रखना। और ये हरित हाइड्रोजन क्या होता है? जब हम H2O यानी कि पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं और इससे जो हाइड्रोजन अलग होता है, इसको बोलते हैं हरित हाइड्रोजन। और भारत का लक्ष्य है कि हमें 2070 तक नेट जीरो बनना है, यानी कि कार्बन उत्सर्जन को खत्म करना है हमें 2070 तक। गोल्डन स्लैम पूरा करने वाले दुनिया के 5वें खिलाड़ी कौन बने? गोल्डन स्लैम होता क्या है? गोल्डन स्लैम होता है अगर कोई खिलाड़ी अपने कैरियर में 4 ग्रैंड स्लैम और ओलंपिक का गोल्ड जीत ले तो उसके कैरियर को बोलते हैं गोल्डन स्लैम। तो गोल्डन स्लैम को पूरा करने वाले दुनिया के 5वें खिलाड़ी बने हैं नोवाक जोकोविच ने पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है और ये अभी तक 24 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। 24 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, जो सबसे ज़्यादा है। और इनका संबंध है सर्बिया से और इन्होंने पेरिस ओलंपिक के फाइनल में कार्लोस अलकराज को हराया। इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। इनका संबंध है स्पेन कंट्री से और स्पेन के खिलाड़ी थे राफेल नडाल। इन्होंने भी गोल्डन स्लैम कंप्लीट किया था। और अभी गोल्डन स्लैम को कंप्लीट करने वाले दुनिया के 5वें खिलाड़ी बने हैं नोवाक जोकोविच। ये है नोवाक जोकोविच और ये 38 साल खिलाड़ी हैं। इनका संबंध है सर्बिया से। अपने पूरे कैरियर में 24 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। अभी पेरिस में ओलंपिक गोल्ड जीता है। और ओलंपिक में जो टेनिस का टूर्नामेंट हुआ था वो किस सरफेस पे हुआ? तो ये हुआ है रेड क्ले पे जिसपे फ्रेंच ओपन होता है। हाल ही में भारत ने किस कंट्री की लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए
5,792 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो ये दी है नेपाल के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए, जिसका नाम है लोअर अरुण। लोअर अरुण। बात करें अगर नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, जहां पर हेडक्वार्टर है सार्क का। सार्क कब बना था? 1985 में, 1985 में। यहाँ पर राष्ट्रपति कौन है? प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल। और यहाँ पर नए पीएम बने हैं जिनका नाम है केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली। तो आंसर इसका नेपाल। हाल ही में आपदा प्रबंधन बीमा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बना है नागालैंड। कैपिटल क्या है? कोहिमा। यहाँ पर राज्यपाल है लागानसेन। लागानसेन। और सीएम कौन है? तो वो है नेफ्यू रियो। नेफ्यू रियो। और आपदा प्रबंधन से आपको करंट अफेयर की दो बातें पता होनी चाहिए। पहली तो ये कि आपदा प्रबंधन के लिए जो आईआईटी रुड़की है उसने सहयोग दिया है यूपी गवर्नमेंट को। और दूसरा ये कि आपदा प्रबंधन के लिए बिहार राज्य सरकार ने एक डिवाइस लॉन्च किया था, बिहार की सरकार ने, जिसका नाम था नीतीश। नीतीश, ये भी याद रखना। तो आंसर इसका नागालैंड। हाल ही में कौन सा देश वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा भारत। और ये जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज होते हैं, ग्लोबल साउथ देश किनको बोला जाता है? वो देश जो नक्शे में दक्षिणी गोलार्ध में पड़ते हैं, जहां पर पॉवर्टी बहुत ज़्यादा होती है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हाई होता है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, लो इनकम होती है लोगों की, तो उनको बोला जाता है ग्लोबल साउथ कंट्रीज। इसमें एशिया के सारे देश आते हैं, 3 देशों को छोड़कर, इजराइल, जापान और साउथ कोरिया को छोड़कर। पूरा अफ्रीका आता है, पूरा ओशियाना महाद्वीप आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को छोड़कर। तो वो देश जहां पर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत हाई है, लोगों की इनकम बहुत लो है, तो उन देशों को बोला जाता है ग्लोबल साउथ। तो वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।